हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम NCERT शुरू करवा दीजिए। तो NCERT हम किस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं? तो TGT PGT एस्टेट का एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रही हैं। और TGT PGT एस्टेट की जो परीक्षा है 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई है। तो TGT PGT एस्टेट के लिए TGT एस्टेट के लिए हम बसंत बाग 1, 2 और 3 यानी कि 6, 7, 8 की NCERT हिंदी पढ़ेंगे। और PGT एस्टेट के लिए 9, 10, 11, 12 NCERT पढ़ेंगे। तो आज मैंने क्षितिज भाग 1 निकाला है और क्षितिज भाग 1 है 9 कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो एक बार इसकी विषय सूची मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि क्या कुछ इसमें है, और फिर हम आज से शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी देख रहे होंगे कि ये 9th की NCERT की बुक है मेरे पास। और शुरू करते हैं। इसका ये विषय क्रम दिया गया है। पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कितना कुछ है, कितना हमें समय लगेगा। तो जो भी विषय क्रम है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो गद्य खंड और दूसरा है इसमें काव्य खंड। तो गद्य खंड के अंतर्गत हमारे पास 8 चैप्टर हैं। ये 8 के 8 आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है प्रेमचंद 2 बैलों की आत्मकथा, तो ये कहानी है। राहुल सांकृत्यायन की दूसरी है लहासा की ओर, अध्याय का नाम है लहासा की ओर, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो श्यामाचरण दुबे ने लिखा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो ये विधा के दृष्टिकोण से एक निबंध है। इस तरीके से मतलब सभी को हम पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि एस्टेट में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी, जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट एस्टेट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल की जब मैं वीडियो लेक्चर लूँ तो उससे पहले आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। एक तो आज आपको यही याद करना है, और जिसको भी तैयारी करना है वो बिल्कुल जी जान से हमारे साथ जुड़ जाएं। मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर मेहनत करूंगी, क्योंकि पिछले एस्टेट में मैंने बताया था कि हमने NCERT पढ़ाई थी, लेकिन बहुत ही कम समय था, 1 महीने में हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इस बार मैंने हिंदी साहित्य पहले से ही लगभग कंप्लीट करवा दिया है। तो जो कैंडिडेट इस वीडियो से आज नया जुड़ता है, तो वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया था। जब एस्टेट का नोटिफिकेशन आया था तब से मैंने वीडियोज़ डालनी शुरू की थी, और तब से लेकर अब तक मैं उसकी हिंदी साहित्य की 50 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और इन 50 वीडियो में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का पद्य खंड यानी कि भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद और नई कविता, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। और इनके MCQs मैं प्रगतिवाद तक करवा चुकी हूँ। आज ही मैंने प्रगतिवाद की एक MCQs की वीडियो डाली थी। तो जो कैंडिडेट हिंदी साहित्य अभी पढ़ना चाह रहा है तो पीछे की वीडियो वो देख ले। TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो ये वीडियोस भी आप, जब तक मैं वीडियो नहीं डालती, लगातार आप वहाँ से ये वीडियो देखकर अपना सिलेबस कवर कर ले, क्योंकि अभी आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया है, एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया है। तो ये उस व्यक्ति के लिए, उस कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका है जो अभी तक भी एस्टेट को लेकर जागा नहीं था, सोए हुए थे। तो अब जाग जाइए। और NCERT की आप लगातार बात कर रहे थे, तो NCERT TGT की बात करूँ तो लगभग NCERT मैंने पढ़ा रखी है। आप तब तक वहाँ से देख ले, या मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैम दोबारा से आप पढ़ा दो तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो शुरू करेंगे हम आज से। और TGT के लिए जो मैं बता रही हूँ, PGT के लिए, PGT एस्टेट के लिए 9th क्लास की क्षितिज भाग 1 नामक पुस्तक आज मैं आप सबके सामने लेकर आई। क्षितिज भाग 2 जो है वो 10वीं क्लास में लगा हुआ है। तो 9th क्लास का जो सिलेबस है ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें 8 लेसन तो गद्य खंड के हैं। तो यहाँ से एस्टेट में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि लहासा की ओर हिंदी की किस प्रकार की विधा है? लासा की ओर नामक रचना हिंदी की किस विधा के अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद करने, जैसे 2 बैलों की आत्मकथा, तो ये कहानी है। इस प्रकार से हम सभी के साथ साथ पढ़ेंगे। साथ साथ तो ये 8 चैप्टर हैं। और उसके बाद काव्य खंड तो आप पढ़ें तो पढ़ लें। इनके सरलार्थ तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
आपको ये पता होना चाहिए कि मेघ आए नामक कविता किसकी रचना है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अब कबीर की साखियाँ और शब्द में से कोई पंक्तियाँ देकर आपसे पूछ लेंगे कि किस प्रकार ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्तियाँ कबीर की हैं। उसके बाद ललदद है, इसने वाख नामक लिखी। ये वाख जो होती हैं ये भी एक तरीके के पद ही होते हैं। जिस प्रकार से कबीर ने पदों की रचना की, उसी प्रकार से वाख भी पद हैं। रसखान के सवैये हैं, और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपको इसी प्रकार से याद करने हैं कि एक बार आपको बस वो देख लेना है कि इनके पद कौन कौन से हैं। हो सकता है वहाँ से कोई पंक्ति देकर आपसे पूछ ले कि ये पंक्ति किसकी है, और ऐसा ही प्रश्न पूछता है एस्टेट में। नेक्स्ट है, जैसे कि आपसे पूछ ले कैदी और कोकिला नामक कविता किसके के रचयिता कौन है, तो आपको आंसर करना है माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखना, कबीर ने साखे शब्द और रामायणी लिखी, ललदेद के वाक है, रसखान के सवैये हैं, इन्हें रट लेना है। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी कैदी और कोकिला नामक कविता। उसके बाद ग्रामश्री नामक जो कविता है इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। और केदारनाथ अगर चंद्र गहना से लौटती बेर, ये जो कविता है ये लिखी केदारनाथ अग्रवाल ने। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है मेघ आए बंठन के सवर के, ये वाली कविता। और चंद्रकांत देवताले, तो ये यमराज की दिशा। एक बार जब आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला प्रश्न एज इट इज पूछा गया था। राजेश जोशी ने लिखी बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कविता। तो कल का आज का आपका होमवर्क एक तरीके से यही है कि आप ये सारी रचनाएं और इनके सभी के लेखकों के नाम, और साथ में इनके गद्य खंड के जो 8 लेसन हैं इनके सभी रचनाकारों के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर वास्तविक तौर पर आप एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं या एस्टेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको उसी स्ट्रेटजी से पढ़ा रही हूँ जिस स्ट्रेटजी से मैंने अपनी तैयारी की थी। मैंने कोई कोचिंग नहीं थी ली थी, अपनी सेल्फ स्टडी से मैंने की। और 45+60 में से मेरे हर बार मार्क्स यहाँ पर मैंने गेन किए हैं, और 15 में से मेरे 13+ मार्क्स मैंने लिए हैं। तो आप विश्वास रखिए और लगातार अपनी तैयारी करते रहें। तो कल का होमवर्क आपका ये है, और आज हम पहला ही चैप्टर शुरुआत करेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट चैप्टर है 2 बैलों की कथा, ये अध्याय है, और ये अध्याय के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पात्र हैं, हो सकता है ये पात्र भी पूछ ले। तो इस अध्याय को आज हम शुरू कर देते हैं और लगातार हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद की 2 बैलों की आत्मकथा जो ये लेसन है, अध्याय है, इसकी शुरुआत करने से पहले आपको क्या दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय दिया हुआ है। तो जीवन परिचय भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के अंदर आ जाता है और यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक बार मोटे तौर पर आपको ये पढ़ना है, इसमें बच्चों की तरह आपको नहीं रटना है। जैसे 10वीं 12वीं 9th क्लास के बच्चे रटेंगे, 10वीं के रटेंगे, क्योंकि उनके पेपर में उनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। सबसे प्रेमचंद का जो जन्म था वो 1880 में बनारस के लमई नामक गांव में हुआ। अब आपसे पूछ ले कि किसका बचपन का नाम धनपत राय था, तो याद रखना है मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक हो पाई, ये प्रश्न आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 ईस्वी में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। यहाँ से आपको कितनी बातें याद रखनी है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमई नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। दैट्स इट, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? 1936 में हुई। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य में कहानियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ से वैसे तो मैंने अपने चैनल पर भी पढ़ाए हैं
और आज से मैं नाटक पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, जो हिंदी गद्य का विकास है उसके 3 पार्ट्स की मैंने वीडियो डाल दी हैं और आज मैं अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा नाटक होगा। तो ये जो रचनाएं हैं ये आपको जब मैं नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध पढ़ाए हैं तो हो सकता है आपने वहाँ से भी याद कर लिए हों, लेकिन एक बार यहाँ पर भी जरूर देख लें। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद की कहानियां किस में संकलित हैं, तो आपको बताना मानसरोवर में संकलित हैं। और कितने भागों में? 8 भागों में संकलित हैं। अब सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये इनके प्रमुख क्या हैं? उपन्यास हैं। अब मैं खैर जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं वो उनको लिखने का ढंग भी बताना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट वाले कैंडिडेट के लिए ये पढ़ा रही हूँ। तो ये इनके कुछ उपन्यास है, इन्हें आप रट लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोदान, सारे ही इनके जो उपन्यास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अब आपसे पेपर में पूछ ले कि हंस नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो आंसर करना है प्रेमचंद। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में लिखा। मतलब देखो, ये तो 3 पत्रिकाएं थी जिनसे प्रेमचंद जी जुड़े हुए थे। उसके बाद ये कुछ उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे और मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियां संकलित हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध, ये हमने पढ़ लिया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। मतलब मुंशी प्रेमचंद जी का ये मानना था कि हम अपने साहित्य के माध्यम से या अपनी रचनाओं के माध्यम से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। अब अगर इसे कोई 9th क्लास का कैंडिडेट पढ़ रहा है या आपसे पूछ ले, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट में पूछ ले कि कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां रही पाई गई प्रेमचंद की रचनाओं में, तो उनमें क्या था? प्रेमचंद के रचनाओं में या उनकी साहित्यिक विशेषताएं आपसे पूछ ले तो उसके साहित्यिक विशेषताएं हैं कि वो क्या था, जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसी की अभिव्यक्ति उन्होंने अपना कथा साहित्य में लिखी। नंबर 1। साथ में नंबर 2, किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति का वर्णन अपने साहित्य में किया। दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, एक एक पॉइंट आप इसका बना के लिख सकते हैं। स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय थे। तो ये कुछ प्रवृत्तियां हो गई, उनकी काव्य की विशेषताएं हो गई। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया। अब अगर यहीं पर 9th क्लास का कोई स्टूडेंट है, साहित्यिक विशेषताएं मैंने अभी बताई, ये उनकी भाषागत विशेषताएं हैं। और ये पूछ लिया जाएगा कि ये जन्म और मृत्यु, तो जो बच्चा लिखने के लिए इसे पढ़ रहा है उसको कैसे करना है कि सबसे पहले वो जीवन परिचय लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे और जीवन परिचय के अंतर्गत क्या करेंगे, जन्म, मृत्यु, शिक्षा, दीक्षा, उनके माता पिता ये लिखेंगे। उसके बाद उनकी रचनाएं लिखेंगे। तो रचनाओं में फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा और रचनाओं में क्या लिखना है, जैसे कि ये सारी रचनाएं उपन्यास हैं, ये उनकी पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो एस्टेट वालों को तो बस ये याद रखना है कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। ध्यान से सुनना, कथा 2 बैलों की कथा, ये एक कहानी है। सबसे पहले ये एक कहानी है, याद रखना। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित 2 बैलों की आत्मकथा नामक रचना हिंदी की किस विधा के अंदर आती है, तो ये कहानी के अंतर्गत आती है। आपको ध्यान रखना है ये प्रश्न। और दूसरा,
आपसे ये पूछ लें कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी में कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है, तो आपको आंसर करना है दो बैलों की कथा। ठीक है, बस एक ये है। और यही मैं कह रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ डिटेल से इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि कोई कैंडिडेट ये सोचे कि मेरा एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो वो डिटेल ज़रूर पढ़े, क्योंकि बीच में से भी कुछ पंक्तियाँ देकर प्रश्न पिछली बार स्टेट में पूछे गए थे 2022 में, जब मैंने भी पेपर दिया था। तो कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का चित्रण किया गया इसमें कि मनुष्य किस प्रकार से भावनाओं से अपने पशुओं के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। एक होता है परोक्ष और एक इसका उल्टा होता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जो हमारी आंखों के सामने है और परोक्ष जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, ये इसका विलोम है, प्रत्यक्ष का परोक्ष। तो इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। और दो बैलों की कथा हिंदी की एक किस प्रकार की विधा है, तो एक कहानी है। इसमें कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का चित्रण मिलता है। ठीक है, और इसमें स्वतंत्रता के बारे में भी बताया है। तो इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया। तो प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश, ये दो रचनाएं हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा है या शायद हाँ उन्हीं ने लिखा है, और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी इसके अंदर किया है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इस अध्याय की, और अध्याय का नाम है दो बैलों की कथा। तो हो सकता है, देखो काफ़ी ज़्यादा पृष्ठ हैं इसमें, इस कहानी में थोड़ी सी लंबी है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। 6 से 7 प्रश्न जो है, 5 से 7 के बीच में एनसीईआरटी से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे रखी है। सहिष्णुता मतलब उसकी सहनशीलता, निरापद मतलब वो बिल्कुल एकदम शांत रहता है। तो कह रहा है उसके स्वभाव ने उसे ये पदवी दी है, या वह सच में बेवकूफ़ है। देखो गधे को ही हम सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन, तो इतना मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी, बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ समझाने का है नहीं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है। ठीक है, गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अब आपको ये पंक्तियाँ दे के पूछ ले कि ये पंक्ति कौन सी कहानी में से है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो बैलों की आत्मकथा में से है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, या आपसे गाय, कुत्ता, गधा, इन जानवरों का इसमें उल्लेख किया गया है। गधा को बुद्धिहीन कहा गया है, और गायों को ये कहा कि जब गाय ब्याह जाती है ना, बच्चा देती है, तो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। अब आपसे पूछ ले कि जो गधा है वो कौन से महीने में कुलेल करता है, तो वैशाख के महीने में कुलेल मतलब थोड़ी मटर गश्ती कुलेल कर लेता है। बाकी उसको बेचारे को कैसा ही खाने के लिए दो, वो कभी भी असंतोष उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देता। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद का मतलब होता है दुख, स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख आने लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ध्यान से सुनना इस बात को कि जिसको ये समाज मूर्ख कह रहा है, ये बात यहाँ से समझने की है। जिस समाज जिसको मूर्ख कह रहा है, उसकी तुलना यहाँ पर ऋषि मतलब उस मूर्ख के अंदर भी उतने गुण हैं, उनसे भी ज़्यादा गुण है कि किसी ऋषि मुनियों में भी वो गुण नहीं पाए जाते। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया। कितने अच्छे तो सद्गुण है गधे के अंदर, सद्गुण मतलब अच्छे गुण
है, लेकिन फिर भी उसे मूर्ख कहते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि हमें बहुत सीधा भी इस संसार में नहीं रहना चाहिए। जो लोग सीधा रहता है, शांत सरल स्वभाव से रहता है, लोग उसे ही ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये शायद अफ्रीका में जो एक गोरे और काले का जो भेदभाव था ना, उसको लेकर ये बात यहाँ पर लिखी गई है। नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बराबर का मतलब करारा जवाब देना या टक्कर लेना, ईंट का नष्ट भ्रष्ट कर देना, ये मुहावरा है यहाँ पर। इसीलिए एनसीईआरटी आपके इसमें दी गई है स्टेट में। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो जापान की यहाँ पर बात कह रही हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। यानी कि बैल को इसमें गधे का छोटा भाई कहा गया है कि जिस प्रकार गधे में कुछ गुण होते हैं, उसी प्रकार के गुण बैल में भी पाए जाते हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो बछिया का ताऊ किसको कहा जाता है? बैल को। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। बैल जिसे कोई लोग बिजार कहते हैं, कोई सांड बोल देता है, कोई बैल बोल देता है। तो ये बैल है ना, ये गधे की तुलना नहीं कर सकते। ये कभी कभी मारते भी हैं, संतोष भी प्रकट करते हैं, अतः उनका स्थान तो गधे से नीचा ही है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे हैं, और एक तरीके से आप इसको संसार से संबंधित करके देखें। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब यहाँ से एक पाठ की जो कथा है वो शुरू हो जाती है। झूरी नाम का एक आदमी है, उसके 2 बैल हैं, और बैलों के नाम है हीरा और मोती। याद रखना, यहाँ से कहानी है तो कहानी के पात्र भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। मतलब एक जूरी है, जूरी के पास 2 बैल हैं, बैलों के नाम है हीरा और मोती, और दोनों ही बैल जो हैं पछाई जाति से संबंध रखते थे, देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील मतलब शरीर में ऊंचे ऊंचे थे। ठीक है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। हीरा और मोती किसके बैल थे? झूरी के। कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा, मूक होता है कुछ न बोलना, मूक का विलोम होता है वाचाल होता है बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, और मूक होता है जो बोलता नहीं है। तो ये याद रखना है आपको, मूक वाचाल। दोनों आपस में विचार विनिमय करते हैं। अब आपको पता है पशु तो बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी वो विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। कह रहे कि वैसे तो दोनों बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी सींग मिला लेते थे। तो जब वो सींग मिला लेते थे, उसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे का विद्रोह कर रही हैं या एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं। नहीं, वो विनोद का मतलब होता है क्रीड़ा, प्रेम, उसके नाते वो कर लेते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही
धोल थप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब दोनों बैलों की गर्दन पर जब बोझ लादा जाता था तो एक बैल ये सोचता था कि दूसरे पे ज़्यादा ना जाए, मेरे ऊपर ज़्यादा रहे, दूसरा ये सोचता था कि मेरे ऊपर ज़्यादा वजन रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा, नांद मतलब जिसे कई जगह पर तो बोलते हैं खोर, कई जगह पर इसे लाश भी बोल देते हैं, ठीक है, और पता नहीं कहाँ पर क्या क्या बोलते हैं। तो खोर मेरे ससुराल में बोलते हैं, भैंस की लाश में घेर दे, गाय की लाश में डाल दे, तो ये मेरे मायके में बोलते हैं। और नांद मैंने इस बुक्स में से पढ़ा है। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। देखो कितना प्रेम है, यहाँ पर तो इंसान कट कट के मर जाए। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। गोई को मतलब इन बैलों को कहाँ भेज दिया, ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे थे। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब गोई है यहाँ पर हीरा और मोती, और झूरी का एक साला है, वो इन्हें लेकर जाता है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। यानी कि ये झूरी के घर रहे हैं हमेशा से, वहीं से उनका लगाव है, जुड़ाव है और प्यार है। और जब झूरी का साला इन्हें लेकर जाता है तो ये मतलब इनको, झूरी का साला जब उसे अपने, गया नाम है उसका, गया, साला के क्या नाम है, गया। गया जब इन्हें, हीरा और मोती को अपने घर ले जाता है तो उनके पसीने छुड़ा देते हैं। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को और जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। थोड़ा सा मैं ढंग से बैठ जाती हूँ क्योंकि लंबा अध्याय है, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा ढंग से। और सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। मतलब वो मौन भाव में थे, वो बोल नहीं पाते थे पशु, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमें यहाँ से क्यों निकाल दिया गया। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। मतलब बैल आपस में मन ही मन में सोच रही हैं कि झूरी तुमने हमें क्यों बेच दिया। अगर हमारे काम करने में कोई कमी थी तो हमें बता देते, हम और काम कर देते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में, नौकर चाकरी होती ना, मतलब उस तरीके से चाकरी में मर जाना कबूल था। कह रहे कि हमें तो तुम्हारा काम करते करते मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। मतलब गया को क्यों दे दिया तुमने हमें, ठीक है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। मतलब जब गया ने उनको खाना दिया नांद में तो उन्होंने, किसी ने नहीं खाया दोनों में से। दिल भारी हो रहा था। देखो हम भी जब कहीं अपने एक ही ठिकाने को छोड़कर कहीं जाते हैं, जैसे कि हम कहीं बाहर नहीं निकले हुए होते हैं और पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, तो ऐसा ही लगता है। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। बेगाने मतलब बिना जाने पहचाने। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। एक गांव में, जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। मतलब जो उनके बांध रखा था ना पैरों में, या जो खुटे पे बांध रखा था, उसको इन्होंने तोड़ दिया जब सारा गांव सो गया। पगहे बहुत मजबूत थे,
अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरने पर खड़े हैं। मतलब भाई गया के घर से वापिस रातों रात ये कहाँ आ गए? जूरी के घर आ गए। और कहाँ पर खड़े हैं? चरने, मतलब उस नांद पर खड़े हैं जहाँ वो खाते थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव घुटने तक पाँव कीचड़ में भरे हैं। गराव मतलब कुछ गर्दनों में आधा आधा गराव, अरे गर्दा, ये धूल डस्ट। और घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। मतलब स्नेह भी है कि वो वापस जूरी के घर में आ गए, और विद्रोह भी कि तुमने हमें क्यों बेचा था, क्यों उसके घर भेजा था। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन मतलब प्रेम से आलिंगन करना, चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व मतलब इससे पहले कभी न हुई। नहीं, ये एक ऐसी घटना नहीं थी जो इससे पहले कभी नहीं हुई, ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने ये अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए आता है। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बच्चों ने, बाल सभा मतलब जो बच्चे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। ठीक है, सभी उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे इस जन्म के आदमी हैं। मतलब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, क्योंकि उसका तो भाई लेकर गया था। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया। देखो, जूरी की जो पत्नी थी उसका भाई तो लेकर गया था, अब वो तो चिढ़ जाएगी कि मेरे भाई के घर नहीं रुके, ये कैसे नमक हराम है। एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। मतलब आक्षेप मतलब ये जो एक तरीके का उन्होंने कलंक सा जो लगाया, वह नहीं सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं और ऐसा ही सब कहते भी हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। देखो, सही बात कही उसने, बुढ़िया उस स्त्री ने कहा, इसीलिए तो भाग आए ये दोनों ठहरे कामचोर। भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। खली खड़ बोलते हैं ना जिसको खाने के लिए। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब गुस्से में आके कह रही है, चाहे खाएं या मरे, मैं इन्हें कुछ नहीं दूंगी। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर को, भाई ये तो एक मुहावरा है, मैं इसका ढूंढकर आपको कमेंट में ज़रूर डाल दूंगी। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, मतलब ये मजूर को कि बैलों को खाली, मतलब एक तरीके से उनकी ये सजा सी होगी कि उन्हें एक भूसा भूसा सा दिया जाएगा। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट, न कोई रस, न कोई खाए। क्या आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मजूर मतलब मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, मतलब मजूर को, अरे ये मुहावरा नहीं है, सॉरी। मजूर मतलब जो उसके घर में काम करता था, उसको कड़ी ताकीद मतलब उसको सख्त आदेश दे दिए गए कि इन्हें केवल सूखा भूसा दिया जाएगा। ठीक है। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी हो कहोगे। कह रहे, पीछे से तुम भी उनके जैसे ही हो जाओगे, मैं तो नहीं डालूंगा। मुझे सख्त आदेश मिला है कि इन्हें सूखे भूसा ही देना है। दूसरे दिन झूरी का साला आया,
फिर आया बैलों को ले चला, अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। भाई ना बस यहाँ से प्रश्न नंबर 2 से ना अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी, इससे ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ाया जाता है, और कल की वीडियो में इसे ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ और तरीके से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।